नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए मिनिस्टर नित्यानंद राय जी ने ये कहा कि जो जातिगत सेंसस है यानी जातिगत जनगणना है वो इस साल मतलब जो होने वाली है नहीं होगी। जातिगत जनगणना अपने आप में एक ऐसा हॉट टॉपिक रहा है जो पिछले 50-60 साल से हिंदुस्तान की राजनीति में रह रह के उठता रहता है। जातिगत जनगणना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ये पॉलिटिकल मुद्दा रहा है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये आ सकता है, इसको हम आज देखने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं कि ये जनगणना वगैरह कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए, 1872 से मतलब जब देश गुलाम था तब से पहली बार 1872 से हमारा देश में जनगणना हुई, अंग्रेजों ने कराई। अब अंग्रेजों का अपना एक, एक, एक इसमें एजेंडा था कि 1857 का क्रांति हो चुकी थी और वो देखना चाहते थे कि भाई हिंदुस्तान में किस तरह के लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, किस जाति के लोग हैं, किस तरह से इन चीज़ को उनको डिवाइड किया जाए, क्या किया जाए, ये तो उनका अपना पैरामीटर था। तो लेकिन ये सच है कि 1872 से उन्होंने देश पे जनगणना स्टार्ट किया। दुनिया के हर आज एक डेवलप कंट्री में जनगणना कराई जाती है इसके अंदर, क्योंकि जनगणना के आंकड़े बहुत काम के होते हैं। 1872 के बाद हर 10 साल के अंदर जनगणना कराई गई। 1831 तक जनगणना एक सही तरीके से, इसके अंदर कास्ट जनगणना भी रहती है जिसमें SC, ST, OBC, ब्राह्मण जातियों की रहती है। अब जब कास्ट जनगणना होती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी सही बात बताएं कि आप किस जाति को बिलोंग करते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी संख्या के बारे में पता लगता है कि आप किस संख्या के हैं। जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण हैं, तो अब ऐसा कोई लिखित में तो कुछ होता नहीं कि हाँ भाई इतने % ही ब्राह्मण हैं। तो एक सही जनगणना रहे, सही नंबर रहे, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि जनगणना करा जाए और डायरेक्ट ही सवाल पूछ लिया जाए कि भाई आप किस जाति को, और इसको मान भी लिया जाता है कि हाँ आप इस जाति के लोग, इतने लोग हैं। अच्छा, अब 1931 में आखिरी बार जनगणना हुई जिसमें SC, ST, OBC की जातिगत जनगणना कराई जाती है। अगले 10 साल बाद 1941 में जनगणना कराई जाती है, बट उस समय तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से क्या हुआ कि एक ठीक से जनगणना नहीं हो पाई, हुई ठीक से नहीं हुई तो ढंग से वो टेबुलर फॉर्म में नहीं आ पाई और ठीक से उसको एनालाइज नहीं किया गया, तो उतना अच्छा आंकड़ा आया नहीं। फिर अगली जनगणना जो हुई वो 1951 में कराई गई। अब 1951 तक देश आज़ाद हो चुका था। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय जब जनगणना का समय आया 1951 में, तो उस समय के जो संविधान सभा के लोग थे और जो हमारे नेता थे, उनको लगा कि अगर हम आज जातिगत जनगणना कराते हैं, जाति के ऊपर जनगणना कराएंगे तो इससे एक मॉडर्न सोसाइटी नहीं बन पाएगी। ये उनका कहना था कि एक मॉडर्न सोसाइटी नहीं हो पाएगी, और अगर हम देश को मॉडर्निटी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, आधुनिकता की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो हमें जाति जैसे कॉन्सेप्ट से हटना पड़ेगा, जाति जैसी चीज़ों को नहीं ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि जाति जनगणना करेंगे तो इसका मिसयूज़ हो, पॉलिटिक्स में इस्तेमाल हो जाए। तो इसको हम इस सवाल को अभी रहने देते हैं और बाकी सवालों पर हम करते हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये बड़ी हैरानी की बात है कि जो हिंदुस्तान है उसमें कास्ट या जाति इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और उस पर ही जनगणना के लिए ये बात सोची गई। लेकिन फिर भी 1951 से SC, ST की जनगणना तो कराई गई, क्योंकि संविधान में लोकसभा राज्यसभा में SC, ST की जो सीट्स रिजर्व हैं इसके लिए पॉपुलेशन के हिसाब से सीट दी जाती हैं। तो सीट्स के लिए आपको जनगणना होनी जरूरी है। तो जो जनगणना कराई गई 1951 के बाद, उसमें SC, ST की जनगणना तो कराई गई, लेकिन OBC की जनगणना नहीं कराई गई। अब OBC चूँकि बहुत सारे लोग हैं, ऐसा माना जाता है कि काफ़ी देश में लोग जो हैं OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन 1951 के बाद उनकी जनगणना नहीं हुई। 61, 71 में डिमांड होती रही लेकिन नहीं हुआ। इसी बीच में केलकर आयोग बनाया गया, साथ में बाद में मंडल आयोग बनाया गया। मंडल आयोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई आप अपनी एक जो रिजर्वेशन के बारे में बात हुई, डिमांड की जा रही थी कि रिजर्वेशन दिया जाए और OBC को भी आगे बढ़ने का, एजुकेशन में या नौकरी में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मंडल आयोग ने जो सिफारिश की, अब चूंकि मंडल आयोग ने जो अपनी जो काम दिया गया था जनगणना करने के लिए, वो 1931 का जो आंकड़ा था उसके हिसाब से किया, और इन्होंने लिखा है कि भाई हमारे पास कोई और साधन नहीं था, जो 1931 का जो हमारे पास आंकड़ा है और थोड़ा छोटा मोटा जो हमने सर्वे कराया है उसके बिहाफ में हम अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। और उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि
27% जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी को मिलना चाहिए एजुकेशन और नौकरियों के अंदर 1931 के आंकड़े के हिसाब से, और छोटा मोटा सर्वे, क्योंकि और आंकड़ा है ही नहीं। 31 के बाद तो ओबीसी का हुआ ही नहीं है, जनगणना ही नहीं हुई है। अब मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन 1991 में मान ली जाती है और 1993 में इसको स्टार्ट कर दिया था, रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया था, काफी हो हल्ले के बाद कर दिया जाता है। इसी बीच में ये बोला जाता है कि अब अगली बार जब जनगणना होगी, जब 2001 में जनगणना होगी, तो उसमें ओबीसी की जनगणना कराई जाएगी कास्ट वाली, जिससे कि जो भी एक सही पिक्चर मिल सके, क्योंकि अगर सही पिक्चर नहीं मिलेगा तो हम उनको जितने हेल्प है, जो जितने भी कोई पॉलिसी बनानी है या रिजर्वेशन देना है, वो ठीक से नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसलिए जनगणना एक सही आंकड़ा होना बहुत जरूरी है। 2001 में नेक्स्ट होना था, 1991 में तो मंडल आयोग की सिफारिश के हिसाब से ही मिल गया था। अच्छा, 1996 में देवगौड़ा आते हैं। देवगौड़ा सरकार बोलती है कि बिल्कुल इसमें हम जाति वाली जनगणना कराएंगे, ओबीसी जनगणना जाति वाली होगी। उनके जाने के बाद इंद्र कुमार गुजराल आते हैं, वाजपेयी साहब आते हैं। वाजपेयी साहब की जो सरकार पहले आती है, जो 13 दिन के लिए आती है, और 13 दिन के में जो वाजपेयी साहब शुरू के 3 जो फैसले लेते हैं, उसमें सबसे बड़ा फैसला ये होता है कि जातिगत जो जनगणना है वो नहीं कराई जाएगी। ठीक है, मतलब 13 दिन में आके सबसे बड़ा जो फैसला करते हैं वो ये करते हैं कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। लोकसभा में उनके बिहाफ पे लाल कृष्ण आडवाणी साहब आते हैं और बोलते हैं कि जातिगत जनगणना ना कराने के पीछे मकसद ये है, इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी और इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि इसमें देश को बंटने का खतरा है। लेकिन बड़ी हैरानी ये होती है कि जिस देश में ऑलरेडी जाति में हमारे जाति की रूट्स इतनी ज़्यादा हैं, वहाँ से हम ऑलरेडी अपना मुंह फेर रहे हैं। तो जाति इस ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आडवाणी साहब ने कहा कि नहीं, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, और ऐसे बातों पे इससे देश कमज़ोर होता है। अब देश अगर कमज़ोर होता है तो पिछले 2500 साल 3000 साल से तो जातियाँ चल रही हैं, कितना देश मजबूत हुआ है या कमज़ोर हुआ है ये तो बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल 2001 में जातिगत जनगणना नहीं होती है। उसके बाद 2010 आ जाता है, तो अब फिर से चूँकि 2011 आने वाला होता है, तो फिर से माहौल गर्म होता है और ये बोला जाता है कि नहीं, जनगणना कराई जाए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ स्टेट्स जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सब ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम लोग ढंग से अपने लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं, हम ठीक से पॉलिसीज़ नहीं बना पा रहे हैं, तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये बात है 2010-11 की। 2011 में जनगणना होनी है। जनगणना होने से ठीक पहले ये फैसला किया जाता है कि हाँ भाई, जातिगत जनगणना होगी 2011 के अंदर। लेकिन ऐन वक्त पर चिदम्बरम साहब और प्रणब मुखर्जी साहब ये फैसला करते हैं कि जो जनगणना कराई जा रही है, सेंसस कराया जा रहा है जो 10-10 साल के अंदर होता है, जातिगत जनगणना उस पर नहीं कराई जाएगी, बल्कि एक अलग से एक एक्ट बनाया जाएगा और उसमें कराई जाएगी। मतलब जो जनगणना नेचुरल तरीके से होती है उसमें ना करा के एक अलग तरीके से कराया जाए। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, सोशल SCC के तहत कराया गया था, सोशल कास्ट सेंसस कराया गया था, जिसमें स्टेट्स को ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप अपने हिसाब से जनगणना कराओ। अब स्टेट्स के लिए तो फंड अलॉट किया गया, लगभग 3000 करोड़ रुपया अलग से फंड निकाला गया। मतलब जो जनगणना होती है उसको छोड़कर लगभग 3000 करोड़ का अलग से फंड तैयार किया गया और वो दिया गया। स्टेट्स को बोला गया कि आप जनगणना करो। अब चूंकि स्टेट्स ने उनके हाथ में था, तो उन्होंने जिस तरह से सही गलत तरीके से जनगणना की, कहीं पर मनरेगा के आदमी लगा दिए, कहीं पर किसी को लगा दिया, तो बहुत ज़्यादा गलतियां इसके अंदर हुई है। जब रिपोर्ट जमा की गई और 3000 करोड़ की जगह लगभग 5500 करोड़ का खर्चा आया, उसके बाद भी जब 2016 आता है तो अरुण जेटली साहब ये बोलते हैं कि जो रिपोर्ट आई है उसमें लगभग 9 करोड़ गलतियां हैं, 9 करोड़ गलतियां हैं, और उसको हमें फिर से ठीक करना पड़ेगा हमें। और इसके तहत उन्होंने अरविंद परगनिया साहब, जो नीति आयोग के मेंबर रहे थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाने की बात बोली गई कि इनका काम ये है कि ये जो डाटा आया है उसको ठीक से करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट जमा करेंगे, क्योंकि 9 करोड़ गलतियां की गई हैं। अच्छा, अब अगर सरकार उसी समय 2011 में ही ये फैसला कर लेती कि जो नॉर्मल तरीके से जनसंख्या जनगणना हो रही है, अगर उसी में ही एक कॉलम हो जाता जाति का, तो शायद बेहतर तरीके से किया जाता है, तो पैसा बच जाता। दूसरी बात है,
जो जनगणना एक्ट होता है, सेंसस एक्ट होता है, उसमें ये बात बोली गई है कि आप सरकारी एम्प्लॉयज़ को लगा सकते हो, टीचर्स लगाए जाते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं, समझदार होते हैं, थोड़े से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टेट्स ने किया वो मनरेगा के आदमी को लगा दिया, थोड़े कम स्किल्ड थे, कम क्वालिफाइड लोग थे, उनको लगा दिया। इस कारण से गलतियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं इसके अंदर। 2016 आता है, 2016 में जैसे मैंने पहले कहा कि अरविंद प्रगणिया साहब की कमेटी में बोला जाता है कि जो जातिगत जनगणना है उसकी रिपोर्ट को हम पब्लिश करेंगे। 9 करोड़ गलतियाँ आती हैं, लेकिन इसी बीच में अरविंद प्रगणिया साहब वापस चले जाते हैं, ठीक है। कोई एक भी मीटिंग नहीं होती है और एक भी डेटा को रिलीज नहीं किया जाता है। मतलब 5,000 करोड़ रुपया बिल्कुल पानी की तरह बहा दिया जाता है और कोई रिपोर्ट, कोई मतलब कुछ किसी तरह कोई आंकड़ा बाहर नहीं आता इसके अंदर। फिर 2019 आता है, 2019 का इलेक्शन आता है और मोदी जी जो हैं वो कहते हैं ना कि बहुत एग्रेसिवली बोलते हैं कि नहीं नहीं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और देखिए मैं खुद एक ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी का लीडर हूँ और खुद उनके नेता वगैरह सब बोलते हैं कि नहीं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लेकिन जैसे 2019 आया, इलेक्शन जीते, 2021 फिर से आया और फिर जब ये बात उठी तो अब मोदी सरकार फिर से बोल रही है कि नहीं जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे हम ये। तो कहीं ना कहीं जो उनके प्रधानमंत्री ने, लीडर ने जो प्रॉमिस किया है वो फुलफिल नहीं हो रहा है और इस बार भी जातिगत जनगणना नहीं कराने का फैसला सरकार ने किया है। ये तो होगा बैकग्राउंड स्टोरी हो गई है। अब देखते हैं कि क्या इसमें क्यों नहीं कराई जाती है। देखिए पॉलिटिकली इसमें पॉलिटिकल एजेंडा है इसके अंदर कि भाई जिसकी जितनी जनसंख्या होती है उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलता है। एक तरह से ये चीज़ रोकी गई है कि लोगों को ना पता लगे कि उनकी जनसंख्या कितनी है, क्योंकि अगर जनसंख्या के बारे में पता लग जाएगा तो उनको अपनी पावर का एहसास हो जाएगा, अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा। तो कुछ पॉलिटिकल शक्तियाँ ऐसी हैं जो नहीं चाहती हैं कि जो थोड़े से पिछड़े लोग हैं उनको अपनी सही ताकत का पता लग पाए। आज जो रिपोर्ट आती है, आज जो हम आंकड़ा देख रहे हैं कि ओबीसी 27% है, 50%, 30% हैं, वो 1931 के सेंसस के ऊपर है। मतलब 100 साल हो चुके, 90 साल हो चुके हैं। उसके हिसाब से हम ये बोलते हैं कि ओबीसी जो है वो 50% है। क्या पता 75% हो, पता नहीं है। तो ओबीसी को अपनी ताकत का एहसास ही नहीं कराया जा रहा है। तो एक है। दूसरा ये एक रीज़न दिया जाता है कि हो सकता है एक जो बीजेपी आरएसएस का एक पैन हिंदू एजेंडा लेके चलते हैं कि ग्रेटर हिंदू एजेंडा है जिसमें सभी जातियां इसके अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है। उनको लगता है कि अगर हम कास्ट बेस्ड सेंसस कराते हैं तो उनका जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसमें बहुत दिक्कत आएगी और उसमें उनकी पावर या अथॉरिटी थोड़ी कम हो जाएगी। फिर लोग बोलेंगे कि नहीं हम ओबीसी के हैं और ओबीसी की जनसंख्या 75% है तो हमें पास ज़्यादा अथॉरिटी होनी चाहिए और हमें सरकार बनना चाहिए। इस तरह का कहते हैं ना, जनसंख्या के बारे में पता लग जाएगा तो उनको लग जाएगा कि हम अच्छा। अब ये तो चलो पॉलिटिक्स हो गया है, लेकिन अगर आप पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं, देखिए अब किसको कितनी ग्रांट मिलनी चाहिए कि ओबीसी के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए या जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को देती है, पैसा देती है ओबीसी कमीशन के माध्यम से, तो वो कितना होना चाहिए। अब ये सब तो पता ही नहीं है क्योंकि जनगणना तो हमने कभी कराई नहीं है। अब किसको पैसा ज़्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, क्या जा रहा है, हम बना ही नहीं पाए। हमारी पॉलिसीज़ ही कुछ नहीं बन पा रहे हैं कि हम अपने लोगों को समझ पाएँ। इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है लेकिन फिर भी हमने अपने मुंह मोड़ कर रखा हुआ है कि नहीं भाई हम देखेंगे नहीं इस तरफ। ये तो बड़ी हैरानी की बात है ना। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, पिछले साल अमेरिका में सेंसस हुआ, वहाँ पे आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ब्लैक्स जो हैं उनकी जनगणना ना की जाए। भाई हमें जब पता ही नहीं होगा कि कितने काले हैं तो हम उनके लिए क्या एफर्मेटिव एक्शन ले पाएंगे। एफर्मेटिव एक्शन यानी रिजर्वेशन के बारे में होता है। यूएसए में एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, इंडिया में रिजर्वेशन कहा जाता है। सभी देशों में एफर्मेटिव एक्शन होता है, रिजर्वेशन के प्रोसेस होते हैं। अब जो पिछड़े रह गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ कराया जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान एकमात्र देश है जहाँ पर रिजर्वेशन है या रिजर्वेशन से देश पिछड़ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में सब देश अपने उन लोगों को जो पीछे रह गए हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स का या कुछ ना कुछ पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा रिजर्वेशन तो चलिए हो गया। अब एक मुद्दा और आता है, आप देखते हैं जाट आंदोलन कर रहे हैं, उधर मराठा आंदोलन कर रहे हैं, पाटीदार आंदोलन कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमें रिजर्वेशन मिले, ठीक है। अब सरकार के पास आंकड़ा है नहीं। अब कोर्ट में जब जाते हैं तो कोर्ट सरकार से आंकड़ा मांगती है, सरकार के पास आंकड़ा है नहीं। अब सरकार के पास आंकड़ा नहीं है तो वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन कितना जनसंख्या है किसकी, या जितनी ये लोग आंकड़ा मांग रहे हैं रिजर्वेशन क्या वो देना चाहिए।
क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। डेटा ना होने के कारण हम बस पावर का इस्तेमाल करते हैं, दबाने का इस्तेमाल करते हैं, एक तरह से प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं। एक रियल साइंटिफिक तरीका हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने का। अगर भाई 75% ओबीसी हैं तो उनको 27% रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है? ठीक है। अब दूसरी बात है कि 50% जो रिजर्वेशन का एक सीलिंग या लगा रखी है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, तो ये तब है जब 27% रिजर्वेशन ओबीसी का दिया गया है, और वो 1931 के हिसाब से है। अगर भाई आप नया कास्ट बेस्ड सेंसस कराया जाता है तो हो सकता है 70% ओबीसी हो, तो आपको 50% से जाना पड़ेगा ना आपको उसके अंदर। तो ये कुछ पॉलिटिकल मुद्दे हैं, इसमें पॉलिटिक्स भी जुड़ी हुई है, और इसमें रियल देखिए आंकड़ा है वो कई कामों के लिए, पॉलिसीज़ के लिए भी है। सरकारी पॉलिसी कैसे बनेगी? बिना आंकड़े के आप सरकारी पॉलिसी कैसे बना सकते हो? जब आपको पता ही नहीं है कितने लोग हैं तो कितना पैसा खर्चा कराया जाएगा इनके अपलिफ्टमेंट पे, आप अंदाजा लगा ही नहीं पाओगे, तो ढंग से आप काम कर नहीं पाओगे इसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बताऊंगा कि देखिए, जो ये सरकार बोलती है कि इससे देश कमज़ोर हो जाएगा, एक सद्भावना नहीं रहेगी, तो देखिए धर्म के नाम पे तो सेंसस हो ही रहा है ना, हिंदू मुसलमान के नाम पे तो हो ही रहा है, जिसमें आप हर साल 10 साल के बाद बोलते हो कि मुसलमानों की इतनी ग्रोथ रेट है, हिंदू की इतनी ग्रोथ रेट है, हिंदुस्तान जो है मुसलमान बन जाएगा, मुस्लिम कंट्री बन जाएगा, इस्लामिक कंट्री बन जाएगा, तो वो हो रहा है ना। तो क्या तो वो आंकड़ा तो है ही है, तो इससे ऐसे कौन सद्भावना टूट खराब हो गई है देश की? या SC ST का जो जनगणना हो रही है तो उससे कौन सा ऐसा इंडिया जो है मॉडर्निटी की तरफ नहीं जा पा रही है? तो ये सब फैक्टर्स हैं, और हमें ये भी देखना है कि जो प्रॉमिस कर रही है सरकार ने इलेक्शन से पहले प्रॉमिस किया, क्या वो फुलफिल कर रही है? या ऐसा तो नहीं है कि एक अपना सिर्फ एजेंडा क्लियर करने के लिए, एजेंडा बढ़ाने के लिए जो रियल चीज़ है उसे करने की जगह वो बस चीज़ों को बस घसीट रही है। तो दोस्तों, जनगणना बेस्ड सेंसस मेरे ख्याल से होना चाहिए, कि अगर आपके पास आंकड़े नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप सब कुछ करना चाहोगे भी, बात सिर्फ रिजर्वेशन की नहीं है, पॉलिसीज़ की भी है, कुछ अच्छा करने की बात भी है, तो भी आप कर नहीं पाओगे। आपको पता ही नहीं रहेगा कि कितना पैसा खर्चा करेंगे, क्योंकि कितने लोग हैं हमें ये नहीं पता, तो कितने लोग हैं क्या हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आपको आया होगा। धन्यवाद।